दिल्ली शहर की भागदौड़ और शोर शराबे के बीच खूबसूरत पत्नी प्रिया शर्मा और उसके पति लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह की रहस्यमयी मौत के मामले ने जनता को हिलाकर रख दिया। इस मामले ने एक आदर्श परिवार के शांत मुखौटे के पीछे छिपी अंधेरी साजिशों का पर्दाफाश किया। एक साधारण से दिखने वाले बीमा अनुबंध से एक शातिर आपराधिक नेटवर्क का खुलासा हुआ, जो अपने साथ लालच, नैतिक पतन और अप्रत्याशित योजनाओं के ठंडे रहस्य लेकर आया। यह कहानी न केवल अपराधियों के लिए एक सज्जा है, बल्कि हम सभी के लिए आधुनिक जीवन में सतर्क और जागरूक रहने की एक चेतावनी भी है। अपराध की डायरी के आज के इस वीडियो में आइए इस नाटकीय और भावनात्मक मामले को सुलझाने की यात्रा का अनुसरण करें। अपराध की डायरी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि आप कोई भी रोमांचक जासूसी कहानी और सार्थक संदेशों को न चूकें। न्याय और सच्चाई के मूल्यों को फैलाने के लिए इस वीडियो को साझा करें। साथ ही हमें अपनी राय बताने के लिए वीडियो के नीचे टिप्पणी करें। आइए अब इस उलझे हुए मामले में प्रवेश करें। सर्दियों की एक उदास सुबह, जब दिल्ली के वसंत विहार इलाके पर धुंध की एक पतली चादर छाई हुई थी, एक बुरी खबर ने शांतिपूर्ण माहौल को चीर दिया। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह, जो अपने सिद्धांतों और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध एक सुरक्षा अधिकारी थे, का अपने ही आलीशान बंगले में अचानक निधन हो गया था। पड़ोस में हलचल मच गई और कानाफूसी का दौर शुरू हो गया। उनकी मौत ने न केवल उनके सहकर्मियों और पड़ोसियों को स्तब्ध कर दिया, बल्कि इसने रहस्यमयी अटकलों को भी हवा दी। कोई यह समझ नहीं पा रहा था कि अनगिनत पेचीदा मामलों में हिस्सा ले चुका एक अनुभवी व्यक्ति इतनी आसानी से कैसे दुनिया छोड़ सकता है। जिस बात ने जनता के संदेह को और बढ़ा दिया, वह यह थी कि अपनी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले कर्नल सिंह ने 10 करोड़ से अधिक की एक विशाल जीवन बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे। इस राशि की एकमात्र लाभार्थी उनकी पत्नी प्रिया शर्मा थी, एक ऐसी महिला जो हमेशा अपने पति के साथ एक कोमल, स्नेही और प्यार करने वाली छवि में दिखाई देती थी। जब एम्बुलेंस सर्द हवा के बीच अपना सायरन बजाते हुए खाली सड़कों से गुजरी, तो उसकी नीली और लाल बत्तियां माहौल को और भी उदास बना रही थीं। कर्नल सिंह का बंगला उस पौष इलाके में चुपचाप खड़ा था, जिसका मजबूत लोहे का गेट सबसे अलग दिख रहा था। आधुनिक कैमरा सिस्टम हर कोने की निगरानी कर रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि कर्नल सिंह की मृत्यु से पहले की रात उन्होंने कोई भी असामान्य आवाज नहीं सुनी थी। बंगले का सुरक्षा सिस्टम पूरी रात सक्रिय था और किसी भी घुसपैठ या छेड़छाड़ का कोई संकेत दर्ज नहीं किया गया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने पाया कि बंगले में सब कुछ पूरी तरह से व्यवस्थित था। बेडरूम में, जहां कर्नल सिंह मृत पाए गए थे, उनके बिस्तर के पास वाली मेज पर हर्बल चाय का एक कप बड़े सलीके से रखा हुआ था, और उसके बगल में रेड वाइन का एक आधा भरा हुआ गिलास था, जैसे सब कुछ मालिक के लौटने का इंतजार कर रहा हो। शीशम की लकड़ी का बड़ा बिस्तर सफेद चादर से ढका हुआ था और कंबल बिस्तर के सिरे पर बड़े करीने से मोड़ा हुआ था। यहां तक कि कर्नल सिंह के रात के कपड़े भी बिना किसी असामान्य सिलवट के इस्त्री किए हुए लग रहे थे। लेकिन जिस चीज ने जांचकर्ताओं का सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वह थी प्रिया शर्मा का व्यवहार। वह पहली व्यक्ति थी जिसने अपने पति को मृत पाया था। उसके शुरुआती बयान के अनुसार, उस सुबह हमेशा की तरह प्रिया नाश्ता तैयार करने के लिए जल्दी उठी और कर्नल सिंह को सुबह की सैर के लिए जगाने का इरादा रखती थी। हालांकि जब उसने उन्हें बिना किसी हलचल के पाया, तो वह घबरा गई। प्रिया ने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। घबराहट की स्थिति में आंसू बह रहे थे और उसके कांपते हाथ एक सफेद रूमाल को कसकर पकड़े हुए थे। फिर भी गवाहों की नजर में उसका व्यवहार पूरी तरह से स्वाभाविक नहीं था। प्रिया की लाल आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वह बहुत पहले ही रो चुकी हो, और अब कोई आंसू नहीं बह रहा था। उसकी घबराहट में भी कुछ बनावटीपन था, जिससे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हर कोई एक नाटक देख रहा हो। मौके पर मौजूद एम्बुलेंस डॉक्टर द्वारा कर्नल सिंह की मौत का प्रारंभिक कारण स्ट्रोक बताया गया, लेकिन यह छोटी छोटी बातें और पत्नी के असामान्य हावभाव थे जिन्होंने मुख्य जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा को यह महसूस कराया कि इस आदर्श मुखौटे के पीछे कुछ और ही छिपा है। कर्नल सिंह का पूरे सुरक्षा बल में उनकी अनुशासित, सख्त जीवनशैली और किसी भी गलत काम के प्रति शून्य सहिष्णुता के लिए सम्मान किया जाता था। कई लोगों ने बताया कि वह हमेशा अपने घर के हर विवरण की व्यक्तिगत रूप से जांच करते थे, सुरक्षा कैमरों से लेकर दरवाजे के ताले और सेंसर अलार्म तक। उनकी यह सतर्क आदत एक घुसपैठ और हत्या के सिद्धांत को अविश्वसनीय बना रही थी। कोई संघर्ष के निशान नहीं, कोई जबरन प्रवेश के संकेत नहीं, सब कुछ पूरी तरह से बरकरार था। तो उस दुर्भाग्यपूर्ण रात को वास्तव में क्या हुआ था? ये सवाल न केवल परिवार और सहकर्मियों को, बल्कि आपराधिक जांच दल को भी परेशान करने लगे।
उन्होंने जल्दी से घटनास्थल को सील कर दिया, फोरेंसिक टीम को शव परीक्षण करने का अनुरोध किया और बंगले के अंदर और बाहर के सभी कैमरा सिस्टमों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। लिविंग रूम के एक कोने में प्रिया अभी भी सोफे पर चुपचाप बैठी थी। उसका खूबसूरत चेहरा पीला पड़ गया था, उसकी आंखें शून्य में देख रही थीं। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसने जो सुंदर रेशमी साड़ी पहनी थी वह उसकी स्वाभाविक शालीनता और कोमलता को और बढ़ा रही थी। लेकिन उसके हाव भाव में यह अत्यधिक शांति ही थी जिसने जांचकर्ताओं को उस पर से अपनी नजरें हटाने नहीं दीं। सब इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा की आंखें किसी भी विवरण को नहीं छोड़ रही थीं। उन्होंने कई जटिल मामलों में भाग लिया था और सभी प्रकार के अपराध देखे थे, लेकिन कर्नल सिंह की मृत्यु ने शुरू से ही उनमें एक विशेष भावना पैदा कर दी थी। उन्हें लगा कि इस मामले पर एक धुंध छाई हुई है जो धुंधली लेकिन खतरनाक है। कर्नल सिंह के सहकर्मियों ने बताया कि हाल के हफ्तों में उनका स्वभाव सामान्य से अधिक तनावपूर्ण हो गया था। वह अक्सर चुप रहते और कम बातें साझा करते थे। कभी कभी वह अपनी प्यारी पत्नी को देखकर गहरी सांस लेते थे। एक और अजीब बात यह थी कि उन्होंने खुद ही उस विशाल जीवन बीमा पॉलिसी को खरीदने की पहल की थी और व्यक्तिगत रूप से अनुरोध किया था कि एकमात्र लाभार्थी प्रिया हो। बंगले के अंदर का माहौल घुटन भरा हो गया और एक भारी खामोशी दीवारों से रिस रही थी जो जांच दल के दिमाग में भी घुस रही थी। हर कोई समझ गया था कि यह सिर्फ एक अचानक मौत का मामला नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक बहुत अधिक जटिल कहानी छिपी है। जैसे ही एम्बुलेंस कर्नल विक्रम सिंह के बंगले से निकली, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने पूरे इलाके को घेर लिया। जांच का नेतृत्व कर रहे सब इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा पत्थर के रास्ते पर धीमी लेकिन दृढ़ कदमों से घर की ओर बढ़े। उनकी तेज आंखें हर कोने को देख रही थीं। वर्षों के अनुभव ने उन्हें छोटी से छोटी असामान्यताओं के प्रति संवेदनशील बना दिया था। लिविंग रूम में कदम रखते ही अर्जुन को तुरंत एक घुटन भरा माहौल महसूस हुआ। सब कुछ अविश्वसनीय रूप से साफ सुथरा और व्यवस्थित था। दीवार पर लगी तस्वीर 1 मिलीमीटर भी झुकी नहीं थी। मेज पर रखे फूलदान में सफेद ऑर्किड अभी भी ताज़ा थे और टक्कर का कोई निशान नहीं था। सब कुछ उन्हें एक वास्तविक अपराध स्थल के बजाय एक आदर्श मंच की तरह लगा। कोने में प्रिया अभी भी सोफे पर चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा पीला और आंखें लाल थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाव भाव बहुत कठोर थे। वह चीख नहीं रही थी और उसमें एक ऐसी महिला की वास्तविक घबराहट नहीं थी जिसने अभी अपने पति को खोया हो। उसके हाव भाव एक दुखी पत्नी की भूमिका निभाने वाले किसी व्यक्ति की तरह थे, लेकिन उसकी आंखों में ठंडक थी जिसमें स्वाभाविक टूटन की कमी थी। अर्जुन पास आया और धीरे से पूछा, क्या आप ही वह पहली व्यक्ति हैं जिन्होंने कर्नल सिंह को मृत पाया? प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आवाज घेरंगाऊ थी। हाँ, आज सुबह मैं उन्हें हमेशा की तरह व्यायाम के लिए जगाने वाली थी, लेकिन उन्होंने कोई हलचल नहीं की। मैं बहुत डर गई थी। जब अर्जुन सवाल पूछ रहा था तो उसकी आंखें प्रिया के हाथों से नहीं हटीं, जो एक सफेद रूमाल को कसकर पकड़े हुए थीं। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थीं, लेकिन उसकी सांसें सामान्य से अधिक नियमित थीं, जो वास्तविक तनाव की स्थिति से मेल नहीं खाती थीं। उसने तुरंत इस विवरण को अपनी नोटबुक में नोट कर लिया। यह एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सुराग हो सकता है। शयनकक्ष में, जहां पीड़ित पाया गया था, फोरेंसिक टीम सावधानी से हर निशान की जांच कर रही थी। बिस्तर के पास की मेज पर रखी हर्बल चाय अभी भी थोड़ी गर्म थी। बगल में रखी रेड वाइन का गिलास गहरा लाल तरल चमक रहा था। बिस्तर और तकिए बड़े करीने से रखे हुए थे और पीड़ित के कपड़ों पर कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। इसने सब कुछ और भी असामान्य बना दिया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जबरन प्रवेश का कोई निशान नहीं था। सुरक्षा दरवाजे पूरी रात बंद थे और सुरक्षा कैमरों ने कुछ भी अजीब दर्ज नहीं किया था। लेकिन यह पूर्णता ही थी जिसने अर्जुन के मन में संदेह बढ़ा दिया। वह बिस्तर के पास गया और पीड़ित के चेहरे को ध्यान से देखा। कर्नल सिंह का चेहरा पीला था, होंठ नीले पड़ गए थे और उनकी आंखें पूरी तरह से बंद नहीं थीं। अनुभव के अनुसार यह दम घुटने का संकेत हो सकता है, लेकिन प्रारंभिक निष्कर्ष स्ट्रोक क्यों था? अर्जुन ने फॉरेंसिक टीम से मुंह और गर्दन के आसपास के क्षेत्रों की सावधानीपूर्वक जांच करने का अनुरोध किया ताकि शारीरिक प्रभाव की संभावना को खारिज किया जा सके। उसी समय एक और अधिकारी सब इंस्पेक्टर के पास आया। प्रिया के बयान के अनुसार कल रात पति पत्नी ने सामान्य रूप से रात का खाना खाया, कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसके बाद उसने अपने पति के लिए हर्बल चाय बनाई और सोने से पहले दोनों ने वाइन पी। उसने जोर देकर कहा कि कोई भी अजीब व्यक्ति नहीं आया। अर्जुन ने इसे नोट कर लिया और उसके दिमाग में एक नया सिद्धांत उभरा। यदि कोई जबरन प्रवेश नहीं हुआ,
कोई संघर्ष नहीं हुआ तो लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह जैसा स्वस्थ व्यक्ति एक विशाल बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद अचानक कैसे मर गया? और बीमा राशि की एकमात्र लाभार्थी उसकी पत्नी थी, जो लिविंग रूम में बैठी थी। अर्जुन प्रिया को देखने के लिए वापस मुड़ा। वह अभी भी चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखें दूर देख रही थीं, लेकिन उसने देखा कि उसकी आंखें खाली और कुछ हद तक ठंडी थीं, जो सामान्य दुहक से अलग थीं। उसने आगे पूछा, कल रात आपने और कर्नल सिंह ने वाइन और हर्बल चाय पी थी, है ना? पेय किसने तैयार किए? प्रिया ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने, हमेशा की तरह। उन्हें सोने से पहले चाय पीना पसंद है। उत्तर असामान्य रूप से तेज और स्वाभाविक था। एक व्यक्ति जिसने अभी अभी अपने पति को खोया है, वह बिना किसी घबराहट के हर हाव भाव, हर आदत का विवरण इतनी स्पष्ट रूप से कैसे याद रख सकता है? अर्जुन को और भी महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने एक अन्य पुलिस अधिकारी को कल रात के सभी सुरक्षा कैमरों की फिर से जांच करने का संकेत दिया। मैं जानना चाहता हूं कि इस बंगले में कौन महज स्पष्ट रूप से घुसा, चाहे वह सामने का दरवाजा हो या पीछे का। उसी समय फोरेंसिक टीम ने रसोई की सावधानीपूर्वक जांच जारी रखी, जहां प्रिया ने चाय बनाई थी और अपने पति के लिए अंतिम रात्रिभोज तैयार किया था। कर्नल विक्रम सिंह की सतर्क और सख्त प्रकृति ने अर्जुन को विश्वास दिलाया कि वह एक सामान्य दुर्घटना का शिकार नहीं हुए होंगे, विशेष रूप से उस समय जब उन्होंने अपनी पति के लिए पत्नी को एकमात्र लाभार्थी के रूप में एक विशाल जीवन बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर किए थे। शयनकक्ष में जांच दल द्वारा हर विवरण को सावधानीपूर्वक दर्ज किया गया था। वाइन का गिलास, चाय का कप, हर्बल चाय का बर्तन, शेल्फ पर रखी सभी दवा की बोतलें, सब कुछ महत्वपूर्ण सबूत बन गया। छोटी से छोटी सुराग को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। बाहर निकलते हुए अर्जुन प्रिया को एक बार फिर देखने के लिए रुका। उसकी आंखें भावहीन थीं, लेकिन गहराई में एक ठंडी चमक छिपी थी। वह समझ गया था कि यह मामला उतना आसान नहीं होगा जितना यह दिखता है। उस अचानक मौत के पीछे एक रहस्य का पर्दा था, एक पूरी तरह से तैयार की गई स्क्रिप्ट। उस क्षण अर्जुन को एक सिहरन महसूस हुई। उसे अपने सहकर्मियों की आंखों की याद आई जब उन्होंने कर्नल सिंह का उल्लेख किया था, एक सख्त आदमी जो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी मौत एक बड़ी साजिश को उजागर करने वाला पहला टुकड़ा बन जाएगी। उस रात पूरे बंगले को सील कर दिए जाने के बाद गश्तीकारों से नीली और लाल बत्तियां घर की ठंडी सफेद दीवारों पर चमक रही थीं, जिससे माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया था। सब इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा एक बार फिर कर्नल विक्रम सिंह के बेडरूम में दाखिल हुए। इस बार उनकी आंखों में पूरी सतर्कता और एकाग्रता थी। वह अच्छी तरह से जानते थे कि अगर उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला तो यह मामला जल्द ही प्राकृतिक मौत के रूप में बंद हो जाएगा और अपराधी, यदि कोई हो, तो सुरक्षित रूप से बच जाएगा। कमरे में सभी वस्तुएं उसी स्थिति में रखी हुई थीं जब से कर्नल सिंह मृत पाए गए थे। शीशम की लकड़ी का बड़ा बिस्तर, जिस पर एक बेदाग सफेद चादर बिछी थी, 2 तकिए बड़े करीने से रखे हुए थे, एक भी सिलवट नहीं। बिस्तर के पास की मेज पर रखी हर्बल चाय अभी भी थोड़ी गर्म थी और बगल में रखी रेड वाइन के गिलास में केवल आधा गहरा लाल तरल बचा था। बिस्तर के पास की शेल्फ पर रखी नींद की गोलियों की शीशी खोली गई थी, लेकिन बची हुई गोलियों की संख्या पिछले नुस्खे से मेल खाती थी। जांचकर्ताओं ने पूरे घटनास्थल की छानबीन की। हर वस्तु की सावधानीपूर्वक जांच की गई। चाय का बर्तन, केतली, वाइन की बोतल, सब कुछ फोरेंसिक जांच के लिए एकत्र किया गया। अर्जुन चुपचाप यह सब देखता रहा। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। कर्नल सिंह एक अनुभवी सुरक्षा अधिकारी थे। उन्होंने इससे भी कहीं ज्यादा परिष्कृत सैकड़ों मामलों की जांच की थी। वह सतर्क, सैद्धांतिक थे और लगभग कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। ऐसा व्यक्ति जीवन बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद कैसे मर सकता है? और लाभार्थी उनकी युवा, खूबसूरत पत्नी प्रिया थी, जो अभी भी लिविंग रूम में निश्चल बैठी थी। अर्जुन ने जांच दल से आंतरिक कैमरा सिस्टम की तत्काल जांच करने का अनुरोध किया, न केवल गेट के बाहर के कैमरे, बल्कि कर्नल सिंह द्वारा घर के अंदर लगाए गए गुप्त कैमरे भी। ठीक उसी समय एक फोरेंसिक विशेषज्ञ पास आया और अर्जुन के कान में फुसफुसाया, सब इंस्पेक्टर, हमें पीड़ित के शरीर पर एक संदिग्ध निशान मिला है। कर्नल सिंह के होंठों और उंगलियों के सिरों पर एक हल्की भूरे रंग की परत है। यह कोई सामान्य चोट का निशान नहीं है, यह किसी जहरीले पदार्थ के संपर्क का संकेत हो सकता है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। जिस बात का उसे लंबे समय से शक था, वह धीरे धीरे साफ हो रही थी। उसने पीड़ित के मुंह,
श्वसन प्रणाली और विशेष रूप से पेट के तरल पदार्थ की पूरी तरह से जांच करने का अनुरोध किया। अगर वास्तव में कोई जहर था तो यह इस मौत के पूरे रहस्य को खोलने की कुंजी होगी। अर्जुन लिविंग रूम में वापस गया। प्रिया को एक बार फिर से देखा। वह अभी भी उसी स्थिति में बैठी थी। उसकी मुद्रा सीधी थी। उसका हाथ अभी भी सफेद रुमाल को कसकर पकड़े हुए था, लेकिन उसकी शांति एक ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत असामान्य थी जिसने अभी अभी अपने पति को खोया हो। वह पास जाकर धीरे से पूछा, क्या आपको ठीक से याद है कि कल रात कर्नल सिंह ने क्या खाया पिया था? प्रिया ने सिर उठाया। उसकी आंखें खाली थीं, लेकिन उसका जवाब तेज था। हमने बस एक साधारण डिनर किया था, वाइन, थोड़ा सलाद। उसके बाद मैंने हमेशा की तरह सोने से पहले उनके लिए हर्बल चाय बनाई। उत्तर में एक भी विवरण गलत नहीं था, लेकिन यह सटीकता ही थी जिसने अर्जुन के संदेह को और बढ़ा दिया। ऐसा लग रहा था कि पत्नी ने पूछे जा सकने वाले हर सवाल के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। एक अन्य जांचकर्ता ने रिपोर्ट दी, जबरन प्रवेश का कोई निशान नहीं है। सब इंस्पेक्टर, सभी दरवाजे अंदर से सुरक्षित रूप से बंद थे। अलार्म सिस्टम ने किसी भी अजीब घुसपैठ को दर्ज नहीं किया। इससे अर्जुन को और भी विश्वास हो गया कि अगर यह एक हत्या थी तो अपराधी निश्चित रूप से घर के अंदर ही था, और सबसे संदिग्ध व्यक्ति प्रिया थी। फोरेंसिक डॉक्टर इस बार प्रारंभिक परिणामों के साथ लौटा। पीड़ित के पेट में नींद की गोलियों की एक बड़ी मात्रा है, जो सामान्य खुराक से कहीं ज्यादा है। वाइन के साथ मिलकर यह खुराक पीने के कुछ ही मिनटों में दिल का दौरा पड़ने का कारण बन सकती है। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। सच्चाई का एक हिस्सा सामने आ गया था, लेकिन कर्नल सिंह ने इतनी बड़ी मात्रा में गोलियां क्यों लीं? उन्हें नींद की गोलियां लेने की आदत थी, लेकिन वह निश्चित रूप से इतने लापरवाह नहीं थे। उसने घर में सभी दवा की शीशियों की सावधानीपूर्वक जांच करने का अनुरोध किया, विशेष रूप से रसोई और बेडरूम में। जांच दल ने जल्दी से दवा कैबिनेट और रसोई की अलमारियों की तलाशी ली, और फिर एक फोरेंसिक अधिकारी ने अर्जुन को एक छोटा लकड़ी का बक्सा दिया। अंदर एक बिना लेबल वाली दवा की शीशी थी, जिस पर केवल छोटे अक्षरों में लिखा था, केवल डॉक्टर के पर्चे पर, यह जहर का स्रोत हो सकता है। अर्जुन ने शीशी उठाई। उसकी आंखों में सतर्कता चमक रही थी। उसे अपने सहकर्मियों की पिछली फुसफुसाहट याद आई। प्रिया को एक आदर्श पत्नी, पड़ोसियों और दोस्तों की नज़र में एक आदर्श महिला माना जाता था, लेकिन यह सब पूर्णता अब बहुत सारे असामान्य बिंदुओं से भरी हुई थी। वह लिविंग रूम में वापस गया, इस बार अधिक दृढ़ स्वर के साथ। प्रिया जी, क्या आप इस दवा की शीशी के बारे में जानती हैं? हमें यह रसोई में मिली। प्रिया एक पल के लिए झिझकी, लेकिन फिर जल्दी से अपनी शांत भाव भंगिमा वापस पा ली। उसने धीरे से सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, शायद कर्नल सिंह इसे लाए होंगे। मैंने ध्यान नहीं दिया। इस जवाब ने अर्जुन के संदेह को और बढ़ा दिया। उसकी पेशेवर अंतरात्मा ने उसे बताया कि यह महिला कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है। उसी समय जांच दल ने सुरक्षा कैमरा सिस्टम से वीडियो फुटेज निकालना समाप्त कर लिया था। उन्होंने इसे अर्जुन को दिखाया। हर फ्रेम सामान्य लग रहा था, जब तक कि घड़ी ने सुबह के 1:57 नहीं बजाए, वह समय जब माना जाता है कि कर्नल सिंह की मृत्यु हुई थी। एक लंबा आदमी, काले कोट पहने हुए, बंगले के पिछले गेट से चुपचाप गुजरा, मुख्य द्वार से नहीं। धुंधली रोशनी ने उसके चिंतित चेहरे को स्पष्ट रूप से दिखाया। यह रोहन कपूर था, जो उस कपूर था, जो उसकार आर और जो उसका मारमैन मुख्य द्वाराहार, जो उसकार माराहार का। उस क्षण अर्जुन को एहसास हुआ कि यह मामला केवल एक जहरखुरानी या दुर्घटना का नहीं था। यह एक परिष्कृत साजिश थी, जिसे सावधानीपूर्वक व्यवस्थित किया गया था, और प्रिया और एक तीसरे व्यक्ति के बीच घनिष्ठ समन्वय था। सब कुछ इतना ज्ञानहमेकारी छी 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 हाउ अरमू समखाओ अरमू अरमूथाओ अरमूथाओ छी। बंगले का माहौल पहले से कहीं ज्यादा घना हो गया। मौजूद सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि यह एक बड़ा मामला था। एक रहस्यमयी मौत, एक अत्यधिक शांत पत्नी, रात में रहस्यमय तरीके से प्रकट होने वाला एक सुरक्षा गार्ड, और कैबिनेट में छिपी एक अजीब दवा की शीशी। सब कुछ एक पूरी तस्वीर में एक साथ आने लगा था। विश्वासघात, लालच और एक ठंडे खून की हत्या की साजिश की तस्वीर। अर्जुन ने बंगले को और 24 घंटे के लिए सील करने का आदेश दिया ताकि और अधिक व्यापक तलाशी ली जा सके। वह समझ गया था कि भले ही अपराधी ने सावधानीपूर्वक गणना की हो, कोई भी सभी निशान नहीं मिटा सकता। उसका और उसकी टीम का काम अंतिम सुराग का पता लगाना, हर कोने की छानबीन करना और सच्चाई का पता लगाना था, ताकि कर्नल विक्रम सिंह को न्याय मिल सके। वह व्यक्ति जो कभी न्याय के लिए एक मजबूत ढाल था,
लेकिन अपने ही घर में त्रासदी से खुद को नहीं बचा सका। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सब इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा के कार्यालय की बत्ती अभी भी जल रही थी। उसके सामने हाल ही में एकत्र किए गए दस्तावेज थे, जहर विश्लेषण रिपोर्ट, कैमरा फुटेज, प्रिया शर्मा के बयानों के नोट्स और एक विशेष ऑडियो रिकॉर्डिंग। एक रिकॉर्डिंग जिसे कर्नल विक्रम सिंह ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले एक अजीब वसीयत के रूप में छोड़ा था। यह ऑडियो रिकॉर्डिंग कर्नल सिंह के व्यक्तिगत लॉकर में मिली थी। लॉकर का पासवर्ड उनकी शादी की तारीख थी। इससे पता चलता है कि कर्नल सिंह ने पहले से तैयारी कर रखी थी। वह जानते थे कि उनकी जान को खतरा है। शांत कमरे में अर्जुन ने हेडफोन लगाया और प्ले बटन दबाया। कर्नल सिंह की आवाज गूंज उठी, गहरी और खुरदरी, लेकिन तेज, हर शब्द चिंता से भरा हुआ। प्रिया, तुम बदल गई हो। मैं इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर मैंने इस बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर नहीं किए होते तो क्या तुम मेरे साथ रहती? मैंने तुम्हारी आंखों में देखा है, कभी कभी इतनी ठंडी कि मैं उस पत्नी को नहीं पहचान पाता जिससे मैंने कभी प्यार किया था। उनकी आवाज कांपने लगी और घेन गई। मुझे पता है कि मैं मर सकता हूं। मुझे तुम पर शक है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो कृपया गहराई से जांच करना। इसे सिर्फ एक स्ट्रोक से हुई मौत मत मानना। हर शब्द अर्जुन की संवेदनाओं में ठंडे, तेज चाकू की तरह चुभ गया। अपने पूरे करियर में उसने कई संदिग्धों का सामना किया था, लेकिन एक अनुभवी पति जो अपनी ही पत्नी पर संदेह करते हुए एक संदेश छोड़ जाए, यह दुर्लभ था। रिकॉर्डिंग केवल 3 मिनट से अधिक लंबी थी, लेकिन इसने विक्रम सिंह और उनकी पत्नी के प्रतीत होने वाले खुशहाल विवाह की एक अलग तस्वीर पेश की। अर्जुन ने कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, सभी विवरणों को फिर से व्यवस्थित किया। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह जैसा सैद्धांतिक व्यक्ति बिना किसी कारण के अपनी पत्नी पर शक नहीं करेगा। इसके अलावा घटना के बाद से प्रिया का असामान्य रवैया इस सिद्धांत को और मजबूत करता है कि वह निर्दोष नहीं थी। जब अर्जुन रिकॉर्डिंग के हर शब्द पर विचार कर रहा था, एक अन्य अधिकारी ने दरवाजा खटखटाया। सब इंस्पेक्टर, बंगले के अंदर के सुरक्षा कैमरों के विश्लेषण में एक नई खोज हुई है। उस सुबह लगभग 1:57 बजे घर में 2 लोग दिखाई दिए। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि प्रिया के अलावा दूसरा व्यक्ति कौन था। रोहन कपूर, आवासीय क्षेत्र का पूर्व सुरक्षा गार्ड, जो बाहरी गेट के कैमरे में रहस्यमय तरीके से दिखाई दिया था। अर्जुन ने पूरा वीडियो फिर से चलाने का अनुरोध किया। स्क्रीन पर रोहन कपूर का साया बंगले के पिछले दरवाजे से चुपचाप गुजरा, बिना बत्ती जलाए, बिना कोई आवाज किए। फिर एक और शॉट सामने आया। प्रिया नाइट गाउन पहने, हाथ में एक छोटा सा बक्सा लिए, बेडरूम से बाहर निकली और सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसने वह बक्सा रोहन कपूर को दिया। दोनों ने कुछ शब्द बहुत धीरे से कहे और फिर रोहन कपूर घर से चला गया। अर्जुन की आंखें गहरी हो गईं, तो आधी सच्चाई साफ हो गई थी। वे न केवल एक दूसरे से जुड़े थे, बल्कि एक परिष्कृत योजना में सहयोग भी कर रहे थे। लेकिन प्रिया ने रोहन कपूर को जो बक्सा दिया था, उसमें क्या था? वे इतनी देर रात क्यों मिले? क्या रोहन कपूर सिर्फ एक सहायक था या इस साजिश में एक महत्वपूर्ण कड़ी? अर्जुन ने तुरंत रोहन कपूर को उसी रात जांच मुख्यालय में बुलाने का आदेश दिया। जब वह पूछताछ कक्ष में अर्जुन के सामने बैठा, तो रोहन कपूर अभी भी अपनी आकर्षक उपस्थिति बनाए हुए था। केवल उसकी आंखों में तनाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उसने अर्जुन की आंखों में सीधे देखने से परहेज किया। उसके हाथ एक दूसरे से गुंथे हुए थे और उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई थीं। अर्जुन ने एक शांत लेकिन तेज स्वर में शुरू किया। आप वसंत विहार आवासीय क्षेत्र में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते थे, है ना? और आप घटना की सुबह कर्नल सिंह के बंगले में क्यों दिखाई दिए? रोहन कपूर कुछ सेकंड के लिए झिझका और फिर जवाब दिया, मैं बस कुछ सामान लेने आया था जो प्रिया जी ने मुझसे मंगवाया था। हम सिर्फ दोस्त हैं। अर्जुन धीरे से हंसा। उसने वीडियो की एक प्रति रोहन कपूर के सामने रख दी। अगर आप सिर्फ दोस्त हैं, तो आप रात में पिछले दरवाजे से चुपके से क्यों आए? और कर्नल सिंह की मृत्यु के ठीक पहले प्रिया जी ने आपको एक बक्सा क्यों दिया? रोहन कपूर की आंखें घबराहट में कमरे के चारों ओर घूमने लगीं। वह तुरंत जवाब नहीं दे सका। उसका गला सूख गया। सब इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा ने जारी रखा, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि उस बक्से में जहरीली दवा थी, जिसका इस्तेमाल लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह को जहर देने के लिए किया गया था। क्या आपको लगता है कि आप इसे हमेशा के लिए छिपा सकते हैं? अर्जुन के शब्द एक चाकू की तरह थे, जिसने रोहन कपूर के दिमाग में सभी सुरक्षात्मक दीवारों को काट दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे और अंत में उसने अपना सिर झुका लिया और कबूल कर लिया, मैंने बस उसकी मदद की। प्रिया जी ने कहा कि अगर मैं उनकी मदद करूंगा
तो वह बाद में बीमा के पैसे का एक हिस्सा देंगी। मैंने सीधे तौर पर कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ दवा की शीशी ली। दवा किसने मिलाई, मुझे नहीं पता। अर्जुन ने चुपचाप पूरा बयान दर्ज कर लिया। एक महत्वपूर्ण बयान, लेकिन अभी भी विरोधाभासों से भरा हुआ। रोहन कपूर ने जोर देकर कहा कि उसने सीधे तौर पर हाथ नहीं डाला, लेकिन सच्चाई यह थी कि वह पीड़ित की मृत्यु से ठीक पहले घटनास्थल पर मौजूद था और उसने प्रिया से घातक दवा की शीशी प्राप्त की थी। रोहन कपूर का बयान अगला टुकड़ा था, जिसने अर्जुन को कर्नल सिंह की मौत के पीछे की साजिश की पूरी तस्वीर बनाने में मदद की। एक परेशान करने वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग, सावधानी से छिपाई गई जहर की शीशियां, एक साथी का रहस्यमय रूप से प्रकट होना और विधवा पत्नी का असामान्य रूप से ठंडा व्यवहार। जैसे जैसे रात सुबह में बदल गई, अर्जुन जांच कार्यालय में चुपचाप खड़ा रहा, मामले के चार्ट को देख रहा था जिसे हर जानकारी के साथ जोड़ा जा रहा था। कर्नल सिंह की रिकॉर्डिंग का पूरा पाठ चार्ट के केंद्र में रखा गया था, जिसके चारों ओर प्रिया शर्मा, रोहन कपूर की तस्वीरें और बंगले के कैमरा सिस्टम का एक आरेख था। एक परिष्कृत हत्या का मामला स्पष्ट रूप से सामने आ गया था। खूबसूरत पत्नी, जिसकी कभी प्रशंसा की जाती थी, प्रतीत होने वाला हानिरहित सुरक्षा गार्ड और 10 करोड़ से अधिक की जीवन बीमा पॉलिसी, सबने मिलकर एक आदर्श साजिश रची, जिसे प्रतीत होता है कि पता नहीं लगाया जा सकता था। लेकिन यह छोटी से छोटी जानकारी थी जिसने अर्जुन और उसकी टीम को सच्चाई के करीब ला दिया था। अगली सुबह जब दिल्ली पर एक पतली ग्रे धुंध छाई हुई थी, सब इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने तनावपूर्ण आंखों से बैठे थे। प्रिया शर्मा के वित्तीय डेटा का प्रारंभिक विश्लेषण किया गया था और नए विवरणों ने उन्हें बेचैन कर दिया था। पिछले 3 महीनों के भीतर प्रिया ने एक गुमनाम खाते में लगभग 17 लाख ट्रांसफर किए थे। यह खाता सीधे रोहन कपूर से जुड़ा हुआ था। पहली राशि कर्नल विक्रम सिंह की मृत्यु से ठीक 1 सप्ताह पहले ट्रांसफर की गई थी। बाद के लेन देन छोटे लेकिन नियमित थे, हर बार कुछ लाख रुपये। विशेष रूप से कर्नल सिंह की मृत्यु के दिन प्रिया के खाते से उस खाते में 50 लाख से अधिक की एक बड़ी राशि ट्रांसफर की गई थी। सभी संकेत इस ओर इशारा कर रहे थे कि यह सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता नहीं था, जैसा कि प्रिया ने दावा किया था। अर्जुन ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें लेन देन चार्ट पर टिकी हुई थीं और उसके दिमाग में सवालों की एक श्रृंखला चल रही थी। एक धर्मपरायण पत्नी जिसने अभी अभी अपने पति को खोया है, समाज में एक बाहरी व्यक्ति को गुप्त रूप से पैसे क्यों ट्रांसफर करेगी? क्या यह एक साथी के लिए भुगतान था जिसने कर्नल सिंह को जहर देने की साजिश में मदद की थी? उसने अपनी टीम को पिछले 1 साल में प्रिया के अन्य सभी वित्तीय लेन देन की जांच करने का आदेश दिया। कुछ ही समय बाद परिणाम और भी आश्चर्यजनक थे। रोहन कपूर के अलावा प्रिया का आनंद जोशी नाम के एक व्यक्ति के साथ भी लेन देन था। एक ऐसा व्यक्ति जो कर्नल सिंह के परिचितों के रिकॉर्ड में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था। लेन देन की राशि करोड़ों रुपए तक थी, जो सभी वित्तीय परामर्श के नाम पर किए गए थे। अर्जुन ने तुरंत आनंद जोशी के रिकॉर्ड की जांच करने का आदेश दिया और पाया कि वह एक स्वतंत्र बीमा विशेषज्ञ था, जिसने पहले एक राष्ट्रीय बीमा कंपनी की एक शाखा में कई वर्षों तक काम किया था। आनंद जोशी ग्राहकों को बड़ी मूल्य की बीमा पॉलिसियां खरीदने के लिए मनाने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध था। विशेष रूप से वह 3 साल पहले एक बीमा विवाद में संदेह के घेरे में आया था, लेकिन उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। आनंद जोशी के आगमन ने जांच की एक नई दिशा खोल दी। अर्जुन कुछ देर चुपचाप बैठा, टुकड़ों को एक साथ जोड़ रहा था। प्रिया बीमा की एकमात्र लाभार्थी थी। रोहन कपूर कर्नल सिंह की मृत्यु की रात रहस्यमय तरीके से दिखाई दिया और आनंद जोशी, एक बीमा सलाहकार, का प्रिया के साथ एक संदिग्ध वित्तीय संबंध था। 3 लोग, 3 कड़ियां, जो अलग अलग लग रही थीं, लेकिन वास्तव में इस साजिश में मजबूती से जुड़ी हुई थीं। उसने आनंद जोशी को जांच एजेंसी में बुलाने का आदेश दिया। उस दोपहर वह व्यक्ति पूछताछ कक्ष में एक सुरुचिपूर्ण उपस्थिति के साथ दिखाई दिया। एक बेदाग सफेद शर्ट, एक बड़े करीने से बंधी हुई टाई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। आनंद जोशी अर्जुन के सामने बैठा, शांत रहने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने तुरंत सवाल नहीं पूछा। उसने उसके और प्रिया के बीच वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड की एक प्रति उसके सामने रख दी, साथ ही 3 साल पहले के बीमा विवाद का रिकॉर्ड भी। आनंद जोशी की आंखों का रंग एक पल के लिए बदल गया, लेकिन उसने जल्दी से अपनी शांत भाव भंगिमा वापस पा ली। मैं सिर्फ एक सलाहकार हूं। मेरा काम ग्राहकों को उपयुक्त बीमा पॉलिसी चुनने में मदद करना है, आनंद जोशी ने एक शांत स्वर में कहा। अर्जुन के होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। क्या आपको लगता है कि मैं विश्वास करूंगा? ये राशियां केवल सेवा शुल्क नहीं हैं।
आपने प्रिया को क्या सलाह दी कि वह अपने पति के लिए 10 करोड़ से अधिक की बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए तैयार हो गई और उसके तुरंत बाद वह अचानक मर गया? आनंद जोशी की आंखें थोड़ी कांप उठीं। वह समझ गया था कि उसे एक कोने में धकेल दिया गया है। अर्जुन ने अपनी आवाज को और सख्त करते हुए जारी रखा। आप कई संदिग्ध बीमा मामलों में दिखाई दिए हैं। आप न केवल सलाह देते हैं, बल्कि आप पतियों की मौतों को प्राकृतिक दुर्घटनाओं में बदलने के लिए आदर्श परिदृश्य भी प्रदान करते हैं। यह मत सोचिए कि आप निर्दोष हैं। पूछताछ कक्ष में सन्नाटा छा गया। आनंद जोशी ने अपना सिर झुका लिया और उसके माथे पर पसीने की बूंदें लुढ़कने लगीं। अंत में उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ रास्ता दिखाने वाला था। मैं सीधे तौर पर जहर देने में शामिल नहीं था। मैंने प्रिया से सिर्फ इतना कहा कि अगर वह बीमा का पैसा जल्दी निकालना चाहती है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि मौत कोई संदेह न छोड़े। यह बयान, हालांकि हत्या का आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं था, ने इस आपराधिक नेटवर्क में आनंद जोशी की खतरनाक भूमिका को उजागर कर दिया। वह वही था जिसने प्रिया जैसे लोगों के लिए एक रोडमैप तैयार किया था, यह सिखाते हुए कि कैसे एक टूटे हुए विवाह को पति की मृत्यु के बाद एक बड़े लाभ में बदला जाए। अर्जुन ने तुरंत पिछले 3 वर्षों में आनंद जोशी द्वारा सलाह दी गई अन्य बीमा पॉलिसियों की जांच का विस्तार करने का आदेश दिया। परिणाम और भी भयावह थे। कम से कम 4 मामले ऐसे थे जिनमें पतियों की मृत्यु बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करने के कुछ ही महीनों बाद हो गई थी। लाभार्थी हमेशा पत्नियां या प्रेमिकाएं होती थीं। पूरी दोपहर अर्जुन का कार्यालय तनावपूर्ण माहौल से भरा हुआ था। प्राकृतिक दुर्घटनाओं के मुखौटे के नीचे छिपी हत्याओं के मामले, दस्तावेज और तस्वीरें जांच चार्ट पर एक एक करके लगाई जा रही थीं। हर चीज के केंद्र में आनंद जोशी था, वह व्यक्ति जो बीमा के पैसे के बदले में अप्रत्यक्ष रूप से मानव जीवन में हेरफेर कर रहा था। और दूसरी ओर अर्जुन रोहन कपूर की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। वह सुरक्षा गार्ड जो पीड़ित के घर में चुपके से आता जाता था। क्या वह सिर्फ प्रिया का सहायक था या उसका आनंद जोशी से भी सीधा संबंध था? कर्नल सिंह की मृत्यु के दिन प्रिया द्वारा ट्रांसफर किए गए 50 लाख से अधिक की राशि किस काम के लिए थी? सभी सवाल धीरे धीरे एक समग्र तस्वीर में जुड़ रहे थे। एक परिष्कृत साजिश जहां हर व्यक्ति ने योजना में एक निश्चित भूमिका निभाई। अर्जुन जानता था कि वह यहां रुक नहीं सकता। उसने सभी संबंधित व्यक्तियों के कॉल, संदेश और वित्तीय लेन देन की गहराई से जांच जारी रखने का आदेश दिया। बस एक और सुराग और सच्चाई पूरी तरह से सामने आ जाएगी। खिड़की के शीशे के बाहर सड़क की बत्तियां जलने लगीं, जो जानकारी और तस्वीरों से भरे जांच बोर्ड पर प्रतिबिंबित हो रही थीं। अर्जुन ने धीरे से सांस छोड़ी, लेकिन उसके दिल में यह स्पष्ट था, कर्नल विक्रम सिंह की मौत अंत नहीं थी, बल्कि यह एक हिमखंड का सिरा था। एक परिष्कृत आपराधिक नेटवर्क जो शहर के बीचों बीच चुपचाप मौजूद था। अगली सुबह जब धुंध धीरे धीरे छंट गई, सब इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा पूछताछ कक्ष में बैठे थे। उनके सामने 2 मुख्य संदिग्ध थे, प्रिया शर्मा और रोहन कपूर। एक लंबी रात गुजारने के बावजूद प्रिया अभी भी अपनी सजी संवरी उपस्थिति बनाए हुए थी। उसकी आंखें दृढ़ थीं, जरा भी डर नहीं। दूसरी ओर रोहन कपूर लगातार अपना सिर झुकाए हुए था, हर किसी की नजरों से बच रहा था। उसका चेहरा पीला और बेहद तनावग्रस्त था। अर्जुन ने कर्नल सिंह की ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाकर टकराव शुरू किया। यह रिकॉर्डिंग इस मामले में एक महत्वपूर्ण कुंजी बन गई थी। कर्नल सिंह की आवाज परेशान करने वाली थी। तुम बदल गई हो। मैं इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकता। अगर मैंने बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर नहीं किए तो तुम मेरे साथ क्या करोगी? हर शब्द शांत कमरे में गूंज रहा था, जिससे माहौल और भी भारी हो गया। प्रिया ने रिकॉर्डर को घूरकर देखा। बिना हिले डुले केवल उसके होंठ कसकर भींचे हुए थे और उसका हाथ रूमाल को और भी कसकर पकड़ रहा था। जब रिकॉर्डिंग समाप्त हुई तो अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। प्रिया जी, क्या आप कुछ समझाना चाहेंगी? यह रिकॉर्डिंग कर्नल सिंह के मरने से पहले के डर और संदेह को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। उन्हें शक था कि आप ही उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी। प्रिया चुप रही। उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखें धीरे से बंद हो गईं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी चुप्पी एक मौन स्वीकारोक्ति की तरह थी। अर्जुन ने जल्दबाजी नहीं की। उसने अपना ध्यान रोहन कपूर की ओर लगाया। और तुम उस रात बंगले में चुपके से क्या करने गए थे? क्या तुम्हें लगता है कि हम नहीं जानते कि तुमने मामले से ठीक पहले प्रिया से एक बड़ी राशि प्राप्त की थी? रोहन कपूर कांप रहा था, लेकिन उसने अभी भी इनकार करने की कोशिश की। मैं बस सामान लेने गया था। मैं हत्या में शामिल नहीं था। मुझे कुछ नहीं पता। अर्जुन के होठों पर एक मुस्कान तैर गई। उसने वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड,
सुरक्षा कैमरे की तस्वीरें और विशेष रूप से अपराध की रात रोहन कपूर के कॉल विश्लेषण का प्रिंटआउट निकाला। तुमने पैसे लिए, तुम आधी रात को बंगले में गए, तुमने जहर की शीशी पकड़ी, तुम कर्नल सिंह की मृत्यु से ठीक पहले प्रिया से मिले, सब कुछ पूरी तरह से दर्ज है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे छिपा सकते हो? अर्जुन की आवाज गहरी लेकिन ठंडी थी। रोहन कपूर की आंखें वास्तव में घबराने लगीं। उसने प्रिया की ओर देखा, फिर अर्जुन की ओर, जैसे किसी बचने के रास्ते की तलाश में हो। अर्जुन ने शांति से मेज पर एक और नई फाइल रखी, आनंद जोशी की फाइल, और उसके और प्रिया के बीच के सभी वित्तीय लेन देन। हर पन्ने को धीरे धीरे पलटा जा रहा था, जैसे संदिग्धों द्वारा छिपाने की कोशिश किए जा रहे झूठ के जाल को उजागर कर रहा हो। जब आखिरी पन्ना पलटा गया तो अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, हमने पाया है कि न केवल एक बल्कि कम से कम 4 अन्य हत्या के मामले इसी तरह के परिदृश्य के साथ हैं। सभी में आनंद जोशी की सलाहकार की भूमिका है। प्रिया, क्या तुम मानती हो कि आनंद जोशी ही वह व्यक्ति था जिसने तुम्हें बीमा पॉलिसी पर हस्ताक्षर करने और अपने पति को मारने की साजिश के लिए हर कदम तैयार करने का निर्देश दिया था? नहीं। प्रिया चुप रही, लेकिन उसके कंधे हल्के से कांपने लगे, जैसे उसकी ठंडक धीरे धीरे टूट रही हो। उसकी आंखें और भी कसकर बंद हो गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने अभी तक एक भी शब्द नहीं कहा था। पूछताछ कक्ष में माहौल घना हो गया। अन्य जांचकर्ता चुपचाप बैठे, संदिग्धों की हर हरकत देख रहे थे। छत पर लगी बत्ती सीधे पूछताछ की मेज पर चमक रही थी, प्रिया और रोहन कपूर के तनावग्रस्त चेहरों को उजागर कर रही थी। अंत में, लगभग 2 मिनट की चुप्पी के बाद, प्रिया ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी नज़र अब दृढ़ नहीं थी, बल्कि धुंधली होने लगी थी, जिसमें थकावट और निराशा का मिश्रण था। उसकी आवाज़ धीरे से निकली, लगभग एक फुसफुसाहट में, मैंने यह पैसे के लिए नहीं किया। इस वाक्य ने पूरे कमरे को और भी शांत कर दिया। अर्जुन ने धैर्यपूर्वक उसके जारी रहने का इंतजार किया। प्रिया ने एक गहरी सांस ली और सीधे अर्जुन की आंखों में देखा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। वह मुझे नियंत्रित करते थे, मेरी हर सांस को नियंत्रित करते थे। यह शादी लंबे समय से खुशी नहीं थी। मुझे घुटन महसूस हो रही थी। वह मुझ पर विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने मुझे किसी भी चीज का फैसला करने का अधिकार नहीं दिया। वह रुकी। आंसू उसकी आंखों के कोनों से बहने लगे, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक कठोर रूप था। मैं एक परिचित के माध्यम से आनंद जोशी से मिली। उसने मुझसे कहा कि अगर मेरे पास बीमा है तो कम से कम मेरे पास अपना भविष्य होगा। लेकिन मैंने कभी अपने पति को मारने के बारे में नहीं सोचा। यह सब बस। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। बस यह कि तुम बाद में रोहन कपूर से मिली और फिर तुमने और उसने एक साथ योजना बनाई, है ना? तुम ही वह थीं जिसने चाय या वाइन में जहर मिलाया। तुम ही वह थीं जिसने कर्नल सिंह की मौत को एक आदर्श स्ट्रोक में बदलने के लिए हर कदम की गणना की। प्रिया रो पड़ी, लेकिन उसने इनकार नहीं किया। वह अपनी कुर्सी पर गिर गई, अपने हाथों से अपना चेहरा ढक लिया और उसकी घैर भरी सिसकियां शांत जगह में गूंजने लगीं। रोहन कपूर अब और भी ज्यादा कांपने लगा था। वह हकलाया, मुझे नहीं पता था कि वह वास्तव में ऐसा करेगी। मैंने बस उसे दवा की शीशी छिपाने में मदद की। मैंने सीधे तौर पर कर्नल सिंह को नहीं मारा। अर्जुन ने उसे एक गंभीर नजर से देखा। तुमने सीधे तौर पर हाथ नहीं डाला, लेकिन तुम एक साथी हो। तुमने पैसे लिए, तुमने योजना में भाग लिया, तुम इस साजिश के बारे में शुरू से जानते थे, लेकिन तुम चुप रहे। तुमने मदद की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम निर्दोष हो? रोहन कपूर की आंखें गहरी हो गईं। उसके पास खुद का बचाव करने के लिए और कुछ नहीं था। गहराई में वह जानता था कि सभी सबूत सीधे तौर पर उसकी और प्रिया की ओर इशारा कर रहे थे। लेफ्टिनेंट कर्नल विक्रम सिंह की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, कोई स्ट्रोक नहीं था, बल्कि एक ठंडे खून की हत्या थी, जिसकी गणना सावधानीपूर्वक और पूरी योजना के साथ की गई थी। उस दिन का टकराव तब समाप्त हुआ जब प्रिया और रोहन कपूर दोनों को मामले में अपनी भूमिका स्वीकार करते हुए एक बयान पर हस्ताक्षर करने पड़े। प्रिया मुख्य साजिशकर्ता थी, जिसने अपने पति की चाय में जहर मिलाया था, जिसने रोहन कपूर को अपने अपराध को छिपाने में मदद करने के लिए बंगले में चुपके से आने जाने का निर्देश दिया था। रोहन कपूर सहायक था, जिसने पैसे लिए, प्रिया की मदद की, सबूतों को साफ किया और एक आदर्श दुर्घटना का मंचन करने के लिए आवश्यक सामग्री प्रदान की। अर्जुन ने अपने सामने स्वीकारोक्ति बयान को देखा और उसके दिल में अभी भी एक ठंडक महसूस हो रही थी। वह जानता था कि यह मामला अभी बंद नहीं हुआ है। प्रिया और रोहन कपूर के पीछे आनंद जोशी था, वह व्यक्ति जो पर्दे के पीछे से तार खींच रहा था, इस पूरे घातक खेल में हेरफेर कर रहा था। इसके अलावा एक बड़ा नेटवर्क था, जिसे आनंद जोशी ने कई वर्षों में सलाह दी थी।
कितने समान मामले बिना पता चले हो चुके थे। कितने अमीर आदमी सफल पति रहस्यमय तरीके से मर गए थे ताकि बीमा का पैसा लालची हाथों में पड़ जाए। अर्जुन की आंखें रिकॉर्ड बोर्ड पर टिकी हुई थीं। लाल तीर हर तस्वीर, हर जानकारी को जोड़ रहे थे। आनंद जोशी का नाम केंद्र में प्रमुखता से दिखाई दे रहा था। अर्जुन समझ गया था कि उसे जारी रखना होगा, जांच का विस्तार करना होगा। आनंद जोशी की भूमिका और यहां तक कि उसके पीछे कौन है, यह स्पष्ट करना होगा। एक अधिक परिष्कृत, गहरा साजिश धीरे धीरे सामने आ रही थी और उसका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। बाहर सुबह की धूप धुंध की परत को भेदने लगी थी, लेकिन अर्जुन के दिल में केवल एक भारीपन का एहसास था। उसने चुपचाप खुद से कहा, मैं अभी नहीं रुक सकता। मुझे सभी संबंधित लोगों को खोजना होगा। मुझे पूरी सच्चाई को सामने लाना होगा। उस उदास दोपहर में जैसे जैसे मामले की फाइल मोटी होती गई, सब इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा अपने कार्यालय में गहरे विचारों में डूबे बैठे थे। उनके सामने संदिग्ध बीमा पॉलिसियों की एक सूची थी जो सभी आनंद जोशी के नाम से जुड़ी थीं। यह प्रिया पर ही नहीं रुकी, बल्कि कम से कम 4 अन्य मामले भी थे। समान पैटर्न था। अमीर पतियों की बड़ी बीमा पॉलिसियों पर हस्ताक्षर करने के बाद अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो जाती थी। लाभार्थी हमेशा पत्नियां या प्रेमिकाएं होती थीं और सभी को आनंद जोशी द्वारा सलाह दी जाती थी। अर्जुन जानता था कि आनंद जोशी केवल एक सामान्य सलाहकार नहीं हो सकता। उसने इन मौतों को कानूनी खामियों के बिना आदर्श बनाने के लिए कदम दर कदम मार्गदर्शन किया था। अगर कर्नल सिंह ने वह ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं छोड़ी होती तो शायद उनकी मौत को भी अन्य मामलों की तरह एक दुर्घटना मान लिया जाता। अर्जुन ने तुरंत आनंद जोशी को बुलाने का आदेश दिया। उस शाम यह व्यक्ति पुलिस मुख्यालय में एक सजे धजे सूट में दिखाई दिया। उसकी उपस्थिति अभी भी सुरुचिपूर्ण और शांत थी, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। जब वह पूछताछ की मेज पर बैठा तो वह कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, मैं जानता था कि यह दिन आएगा। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर एक फाइल धकेल दी। उन सभी बीमा पॉलिसियों की सूची जिनकी उसने सलाह दी थी। प्रिया के साथ उसके वित्तीय लेन देन और विशेष रूप से अन्य पीड़ितों की जानकारी जिनकी असामान्य रूप से मृत्यु हो गई थी। मेज पर हर सबूत एक सीधे आरोप की तरह स्पष्ट रूप से रखा गया था। तुमने मौत पर आधारित एक पैसा कमाने का मॉडल बनाया। प्रिया तुम्हारे विशेष ग्राहकों में से एक थी। क्या तुम्हें लगता है कि पुलिस पता नहीं लगा सकती? अर्जुन ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज गहरी लेकिन दृढ़ थी। आनंद जोशी की आंखें एक पल के लिए कांप उठीं। उसने अपना सिर झुका लिया, कुछ सेकंड चुप रहा और फिर धीरे धीरे कबूल कर लिया। हाँ, मैं उनका सलाहकार था। मैंने उन्हें केवल मार्गदर्शन दिया, लेकिन मैंने सीधे तौर पर किसी को नहीं मारा। अर्जुन ने अपनी तेज नजर बनाए रखी। तुमने रास्ता दिखाया, परिदृश्य और तरीके प्रदान किए ताकि मौत एक प्राकृतिक दुर्घटना की तरह लगे, जिससे तुम्हारे ग्राहकों को करोड़ों रुपए का बीमा पैसा मिल सके। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भूमिका अपराध को छिपाने के लिए सलाह देना है? नहीं, तुम ही वह व्यक्ति हो जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है। आनंद जोशी वास्तव में तनावग्रस्त होने लगा। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा और उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। मैं अकेला नहीं हूं। मैं केवल सुझावों के अनुसार काम करता हूं। इन मामलों में केवल मैं ही नहीं हूं। उसके शब्दों ने अर्जुन को एक पल के लिए रोक दिया। यह उसके पिछले संदेहों से मेल खाता था। आनंद जोशी अकेले इस तरह के एक परिष्कृत आपराधिक नेटवर्क में हेरफेर नहीं कर सकता था। उसके पीछे निश्चित रूप से एक और ताकत थी, एक प्रणाली जो यह सुनिश्चित करने में मदद करती थी कि सब कुछ सुचारू और सुरक्षित रूप से हो। पॉलिसी पर हस्ताक्षर करने, रिकॉर्ड की समीक्षा करने से लेकर बीमा के पैसे का भुगतान करने तक। अर्जुन ने जोर देकर पूछा, तुम्हारे पीछे कौन है? तुम्हें सलाह देने का निर्देश कौन देता है? कौन यह सुनिश्चित करता है कि ये पॉलिसियां जल्दी से स्वीकृत हो जाएं, कि बिना किसी संदेह के भुगतान आसानी से किया जाए? आनंद जोशी कुछ देर चुप रहा और फिर धीरे से बोला, राजेंद्र गुप्ता। उस नाम ने तुरंत अर्जुन का ध्यान खींचा। राजेंद्र गुप्ता एक बड़ी बीमा कंपनी की एक शाखा के पूर्व निदेशक थे, जो बाद में रहस्यमय तरीके से जल्दी सेवानिवृत्त हो गए थे। उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड साफ था। वे कभी किसी घोटाले में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन आनंद जोशी के बयान ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी का खुलासा किया था। आनंद जोशी के अनुसार राजेंद्र गुप्ता ही वह व्यक्ति था जिसने उसे संभावित ग्राहकों का फायदा उठाने का तरीका सिखाया था, विशेष रूप से संघर्षरत परिवारों, अमीर पतियों जिनका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण था। राजेंद्र गुप्ता ने कई संदिग्ध बीमा रिकॉर्डों को भी सीधे मंजूरी दी थी, जिससे पीड़ित की मृत्यु के बाद
उन्हें जल्दी से भुगतान करने में मदद मिली। अर्जुन ने पूरा बयान दर्ज कर लिया, एक भी विवरण नहीं छोड़ा। वह समझ गया था कि यह मामला उसके सोचे हुए से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया है। यह केवल बीमा के पैसे के लिए एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि बीमा उद्योग में उच्च पदों पर बैठे लोगों की मदद से आयोजित एक पेशेवर आपराधिक नेटवर्क था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, अर्जुन पूछताछ कक्ष से निकला और पुलिस मुख्यालय के गलियारे में चुपचाप खड़ा हो गया। उसके दिमाग में अपनी ही एक गहरी सांस गूंज रही थी। आगे बहुत काम करना था। राजेंद्र गुप्ता कहाँ था? वह लगभग 1 साल से डेटा सिस्टम से गायब हो गया था। कोई स्पष्ट निशान नहीं छोड़ा था। उसने तुरंत एक विस्तारित विशेष जांच दल बनाने का अनुरोध किया, राजेंद्र गुप्ता का पता लगाने और पिछले 3 वर्षों में सभी संदिग्ध बीमा पॉलिसियों की समीक्षा करने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय किया। एक नई जांच आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। यह बहुत लंबी और कठिन होने का वादा करती थी, लेकिन आगे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, अर्जुन जानता था कि वह रुक नहीं सकता, क्योंकि कर्नल विक्रम सिंह की मौत केवल एक विशाल हिमखंड का सिरा थी। एक आपराधिक नेटवर्क जो कई वर्षों से चुपचाप मौजूद था, अनगिनत परिवारों को दर्द दे रहा था, और जीवन बीमा, जो मानव सुरक्षा का एक रूप है, को एक ठंडे खून वाले हत्या के उपकरण में बदल रहा था। जैसे ही आनंद जोशी के बयान से अंतिम सुराग सामने आए, सब इंस्पेक्टर अर्जुन वर्मा को तुरंत एहसास हुआ कि यह अब केवल एक साधारण हत्या का मामला नहीं है। कर्नल विक्रम सिंह की मौत के पीछे एक परिष्कृत आपराधिक नेटवर्क था, जिसमें बीमा उद्योग में महत्वपूर्ण पदों पर रहे लोग शामिल थे, और राजेंद्र गुप्ता का नाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी की एक शाखा के पूर्व निदेशक मुख्य कुंजी थी। उस देर रात अर्जुन घर नहीं लौटा, बल्कि अपने कार्यालय में ही बैठा रहा। उसके सामने राजेंद्र गुप्ता की व्यक्तिगत फाइल थी, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कभी उसकी व्यावसायिकता, नैतिकता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रशंसा की जाती थी, लेकिन वह आदर्श फाइल केवल एक मुखौटा प्रतीत होती थी। अपने करियर के अंतिम 3 वर्षों में उसने कठोर मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरे बिना कई बड़ी मूल्य की बीमा पॉलिसियों को अचानक मंजूरी दे दी थी। अर्जुन ने राजेंद्र गुप्ता के बारे में सभी जानकारी की समीक्षा करने का अनुरोध किया। परिणाम चिंताजनक थे। राजेंद्र गुप्ता लगभग 1 साल से सामाजिक गतिविधियों से हट गया था। सिविल लाइंस में उसका घर वीरान पड़ा था, उसका फोन बंद था, और उसके बैंक खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ था, जैसे कि वह समाज से गायब हो गया हो। उस रात अर्जुन एक टीम के साथ राजेंद्र गुप्ता के पुराने घर की तलाशी लेने गया। 2 मंजिला घर एक छोटी, अंधेरी और ठंडी गली में स्थित था। अंदर का फर्नीचर धूल से ढका हुआ था, लेकिन ऐसे संकेत थे कि कोई लगभग 6 महीने पहले यहां लौटा था। मेज पर अभी भी कॉफी के दाग थे, और खिड़की के पास एक कुर्सी झुकी हुई थी। राजेंद्र गुप्ता के पुराने कार्यालय में अर्जुन को एक पेंटिंग के पीछे छिपी एक छोटी सी तिजोरी मिली। ताला तोड़ने के बाद तिजोरी के अंदर एक मोटी फाइल और एक पुराना लैपटॉप था। ये दस्तावेज तुरंत विश्लेषण के लिए मुख्यालय लाए गए। अगली सुबह तकनीकी टीम ने लैपटॉप से डेटा निकालना शुरू किया। हर फोल्डर, हर ईमेल खोला गया। स्क्रीन पर जो सामने आया, उसने अर्जुन और उसके सहयोगियों को स्तब्ध कर दिया। राजेंद्र गुप्ता और आनंद जोशी के बीच ईमेल की एक श्रृंखला थी, जिसमें संभावित ग्राहकों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। बीमा पॉलिसियों पर हस्ताक्षर करने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची बनाई गई थी। अमीर पति जिनके विवाह में दरार के संकेत थे। ईमेल में यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि कैसे सलाह दी जाए। पत्नियों को बड़ी मूल्य की पॉलिसियां खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, और उन्हें संदेह पैदा किए बिना अपने पतियों की प्राकृतिक मृत्यु का कारण बनने के तरीके सुझाए जाएं। हर सफल सौदे के लिए राजेंद्र गुप्ता को 1% कमीशन मिलता था। यही नहीं रुका। अर्जुन ने एक विशेष फोल्डर की खोज की, प्रोजेक्ट डी। अंदर देश भर के लगभग 20 अन्य पतियों की सूची थी, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी या जो निगरानी में थे। फाइल में पॉलिसी पर हस्ताक्षर करने की तारीख, पॉलिसी का मूल्य और प्रत्येक ग्राहक की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज थी। इससे साबित होता है कि कर्नल विक्रम सिंह की मौत इस भयावह साजिश का केवल एक छोटा सा हिस्सा थी। बरामद किए गए दस्तावेजों में राजेंद्र गुप्ता का पासपोर्ट भी था, जिस पर 11 महीने पहले दुबई के लिए निकास की मुहर लगी थी, लेकिन उसके बाद उसकी यात्रा के बारे में कोई और जानकारी नहीं थी। अर्जुन ने तुरंत राजेंद्र गुप्ता के सभी प्रवेश और निकास डेटा की जांच के लिए सीमा सुरक्षा एजेंसी के साथ समन्वय करने का अनुरोध किया। जब डेटा लौटा तो एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। दुबई जाने के 1 महीने बाद राजेंद्र गुप्ता नेपाल चला गया और फिर वहां गायब हो गया। इस सुराग ने अर्जुन को अपनी जांच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तारित करने के लिए मजबूर किया।
उसने नेपाल पुलिस से खोज में सहयोग करने का अनुरोध करते हुए एक आधिकारिक पत्र भेजा। नेपाल से जानकारी का इंतजार करते हुए अर्जुन ने प्रिया से उसके और राजेंद्र गुप्ता के बीच के रिश्ते के बारे में पूछताछ करने पर ध्यान केंद्रित किया। शुरू में प्रिया ने अभी भी जोर देकर कहा कि वह केवल आनंद जोशी को जानती है, लेकिन ईमेल और वित्तीय लेन देन से स्पष्ट सबूतों के सामने उसने अंततः स्वीकार किया कि आनंद जोशी ने ही उसे 1 साल पहले एक बीमा संगोष्ठी में राजेंद्र गुप्ता से मिलवाया था। उसने मुझसे कहा कि जीवन बीमा भविष्य की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका है, कि मैं जोखिमों से बचाव के लिए अपने पति का बीमा करा सकती हूं। मैंने नहीं सोचा था कि चीजें इतनी दूर चली जाएंगी, प्रिया ने घैन भरी आवाज में कहा। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये सभी शब्द अब केवल बहाने थे। प्रिया इस परिष्कृत आपराधिक नेटवर्क में फंस गई थी, स्वेच्छा से या हेरफेर से। वह अभी भी हत्या की साजिश की श्रृंखला में एक कड़ी थी। उस शाम जब अर्जुन फाइलों की समीक्षा कर रहा था, उसे अंतर्राष्ट्रीय पुलिस टीम से एक तत्काल सूचना मिली। राजेंद्र गुप्ता नेपाल के पोखरा में एक रिसॉर्ट में पाया गया था। वह एक झूठे नाम का उपयोग कर रहा था और लगभग 1 साल से छिपा हुआ था। तुरंत नेपाल पक्ष के साथ समन्वय करने और राजेंद्र गुप्ता को भारत प्रत्यर्पित करने के लिए एक विशेष कार्यबल का गठन किया गया। केवल 2 दिन बाद राजेंद्र गुप्ता को दिल्ली लाया गया। वह पूछताछ कक्ष में एक थके हुए रूप में दिखाई दिया। उसके बाल फाइल फोटो की तुलना में अधिक सफेद थे, लेकिन उसकी आंखें अभी भी तेज थीं, जो एक ऐसे व्यक्ति की चालाकी को दर्शाती थीं जिसने अपना पूरा जीवन गुप्त साजिशों में बिताया हो। अर्जुन ने बिना किसी लाग लपेट के पूछताछ शुरू की। आप ही वह व्यक्ति हैं जिसने इस मृत्यु बीमा नेटवर्क को बनाया है ना? दिल्ली से मुंबई तक सभी असामान्य मौतों में आपकी अप्रत्यक्ष भागीदारी है। राजेंद्र गुप्ता हल्के से हंसा। आपके पास क्या सबूत है? मैं केवल बीमा पॉलिसियों को मंजूरी देने वाला व्यक्ति हूं। मैंने प्रक्रियाओं के अनुसार काम किया। अगर उनकी पत्नियों की कोई साजिश थी तो मुझे क्यों दोष दिया जाए? अर्जुन ने अपने निजी कंप्यूटर से मुद्रित ईमेल का ढेर मेज पर धकेल दिया। यह क्या है? आपने आनंद जोशी को विस्तृत निर्देश भेजे। आपने ग्राहकों की सूची तैयार की। आपने उच्च मूल्य वाली पॉलिसियों से प्रतिशत वसूला। क्या आपको लगता है कि आप निर्दोष हैं? राजेंद्र गुप्ता की आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने जल्दी से अपनी शांति वापस पा ली। यह केवल आंतरिक व्यावसायिक चर्चा थी, कुछ भी अवैध नहीं। अर्जुन जानता था कि राजेंद्र गुप्ता एक दुर्जेय, अनुभवी और परिष्कृत प्रतिद्वंद्वी था, लेकिन वह यह भी समझ गया था कि दस्तावेजी फाइलें, ईमेल और वित्तीय रसीदें उस पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त थीं। यह मामला अब एक हत्या के दायरे से बाहर हो गया था। यह बीमा धोखाधड़ी का एक बड़ा मामला बन गया था, एक ऐसा क्षेत्र जिसके बारे में पहले बहुत कम लोगों ने सोचा था। अर्जुन ने देर रात पूछताछ समाप्त की, लेकिन उसके मन में अभी भी कई चिंताएं थीं। क्या यह नेटवर्क वास्तव में समाप्त हो गया था, या अभी भी अन्य कड़ियां थीं जो सामने नहीं आई थीं? क्या राजेंद्र गुप्ता वास्तव में सरगना था, या उसके पीछे अभी भी अन्य गुप्त ताकतें थीं? पूछताछ कक्ष की बत्ती धीरे धीरे बुझ गई, एक ठंडा अंधेरा स्थान छोड़ गई। लेकिन अर्जुन के लिए यह जांच अभी शुरू हुई थी।